अस्सलामुअलैकुम बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उर्दू की तालीम में स्वागत है, खैर मकदम है। आज हम लोग क्लास 12th का सेंटअप एग्ज़ाम का क्वेश्चन 100 नंबर ऑब्जेक्टिव है। उसके बाद जो है सब्जेक्टिव है, 2 नंबरी है, 5 नंबरी है या फिर 3 नंबरी है, 8 नंबर का है। ये सब का पूरे एग्ज़ाम का आपका आंसर हम लोग आज जानेंगे। और आप लोगों का जो एग्ज़ाम, जिन बच्चों का एग्ज़ाम हो चुका है वो बच्चे भी इससे तैयारी कर लें, इसलिए कि आपके जो 2024 में एग्ज़ाम होगा वो इसी टाइप का आपका क्वेश्चन रहेगा। अगर आप अच्छी तरीके से तैयारी करते हैं तो इंशाअल्लाह आपको अच्छा नंबर आएगा। आप इस सेंटअप एग्ज़ाम इसलिए लिया जाता है कि ताकि आपको जांचा जाए, देखा जाए कि आपकी कैसी तैयारी है और किस टाइप का एग्ज़ाम, इसी टाइप का सेम टू सेम पैटर्न रहेगा। बस ये समझ लीजिए कि आपका क्वेश्चन जो है अलग रहेगा। क्वेश्चन भी बहुत सारा क्वेश्चन आपको इससे इंक्लूड भी रहेगा, इससे मिलता जुलता भी रहेगा। इसलिए आप देखें इस बुक में आपको टोटल मतलब ये जो क्वेश्चन पेपर है, इस क्वेश्चन पेपर में आपको लगभग सब चैप्टर को इंक्लूड कर दिया गया है। आपके बुक में मतलब पूरी किताब को जो है इसमें डाल दिया गया है। अगर आप अच्छी तरीके से तैयारी करना चाहते हैं और अच्छी तैयारी करते हैं तो आपको इंशाअल्लाह 95 नंबर ज़रूर आ जाएगा। बस ये है कि हम लोगों को अच्छी तरीके से पढ़ना है, तैयारी करना है, ठीक है ना। आप लोग अच्छी तरीके से तैयारी करें। और हम लोग इसका जो क्वेश्चन देखिए, कोड संख्या जो है आपका प्रश्न पुस्तक सेट कोड जो है ये ए है। क्वेश्चन वही रहता है, ABC जो भी सेट रहता है, बस खाली क्वेश्चन को ऊपर नीचे कर देता है, बाकी क्वेश्चन वही रहता है। हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का जो है आपका फर्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। सबसे पहले तो आपको सेक्शन ए का है। सेक्शन ए में हम लोग सबसे पहले ऑब्जेक्टिव करेंगे। ऑब्जेक्टिव जिसमें आपको देखिए दर्जा झेल में लिखा हुआ है कि दर्जा झेल में मारूजी सवालात में 5 मारूजी सवालात में आपको 50 का सही जवाब मुंतखब करना है। 50 से ज़्यादा जवाब देने पर शुरू के ही 50 सवालात जांच किए जाएंगे। मतलब अगर आप 100 ऑब्जेक्टिव रहेगा, दुगुना रहेगा, लेकिन आपको इसमें से आपको 50 ही का देना है। इसमें हम 100 ऑब्जेक्टिव का भी आंसर ही करेंगे ताकि आप लोग अच्छी तरीके से आप लोग समझ लें। और आप लोग जितना जो भी एग्ज़ाम दे चुके हैं इससे आप मिला लीजिए कि आपका कितना सही है, और जो नहीं दिए हैं वो भी अच्छी तरीके से तैयारी कर लीजिए, आपको यही क्वेश्चन आएगा। इसलिए तैयार रहिए। जो नहीं किए हैं और जो नहीं पढ़े हैं वो भी तैयारी कर लीजिए। सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करेंगे। आपका जो पहला क्वेश्चन कौन सा है ये देखिए। सबसे पहला क्वेश्चन है आपको, नज़ीर अहमद कहानी के मुसन्निफ़ कौन है। नज़ीर अहमद कहानी के मुसन्निफ़ राइटर कौन है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मिर्ज़ा फ़रहादुल्लाह बेग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिपारा दिल के राइटर कौन है, इसके मुसन्निफ़ कौन है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ख्वाजा हसन निज़ामी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सैयद सलमान नदवी की वफ़ात कब हुई, तो सैयद सलमान नदवी की वफ़ात कब हुई, तो आपको इसमें सैयद सलमान नदवी की वफ़ात ऑप्शन नंबर ए 1953 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का कि इंशाया का मकसद क्या होता है। इंशाया का मकसद क्या होता है, तो ऑप्शन नंबर ए है, जिद्दत तराजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है, देखिए, जन्नत से हुक्म सफ़र किसे हुआ था। जन्नत से हुक्म सफ़र हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को हुआ था, ऑप्शन नंबर बी है। उसके बाद 6 है, किसकी ख्वाहिश पर मीर अमन ने बागो बहार जैसी किताब लिखे थे। बागो बहार जैसी किताब का तर्जुमा उर्दू में ट्रांसलेट किए थे। असल बागो बहार की जो किताब थी वो किस्सा चहार दरवेश फ़ारसी में थी, उसको ट्रांसलेट किया गया था उर्दू में। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा, जॉन गिलक्रिस्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का 7वां नंबर क्वेश्चन है कि तोबा टेक सिंह किसका अफसाना है। तोबा टेक सिंह किसका अफसाना है, तो सआदत हुसैन मिंटो का, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, अफसाना प्रॉमिस का मरकज़ी किरदार कौन है, तो ऑप्शन नंबर ए अम्मू है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शफ़ी जावेद की पैदाइश कब हुई, तो शफ़ी जावेद की पैदाइश ऑप्शन नंबर बी 1935 ईस्वी में इनकी पैदाइश हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा अफसाना निगार शामिल निसाब है। शामिल निसाब मतलब हमारे निशाब में जो शामिल है, वो हमारे निशाब में शामिल कौन ऐसे राइटर है इसमें से,
तो आपको ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सलाम बिन रज़ाक साहब। अब्दुल समद, हुसैन उल हक, शौकत हयात, इन लोग का तो आप कोई भी चैप्टर आप हमारे निसाब में, हम लोग के निसाब में शामिल नहीं है, इसलिए सलाम बिन रज़ाक साहब का इब्राहिम सुक्का अफसाना जो है वो शामिल है। क्वेश्चन नंबर 11 है मौलाना आज़ाद की पैदाइश कहाँ हुई? तो मौलाना आज़ाद की पैदाइश ऑप्शन नंबर डी मक्का मुकर्रमा में हुई थी। नेक्स्ट है किसी शख्स की तहरीरी तस्वीर कशी को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी खाका निगारी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मिर्ज़ा फ़रहदुल्लाह बेग कहाँ पैदा हुए? मिर्ज़ा फ़रहदुल्लाह बेग ऑप्शन नंबर ए दिल्ली में पैदा हुए। नेक्स्ट है कि रॉकफेलर का ताल्लुक किस मुल्क से था? तो रॉकफेलर का ताल्लुक अमेरिका से था। ऑप्शन नंबर डी इस करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ख्वाजा हसन निज़ामी, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ख्वाजा हसन निज़ामी की इनके फादर का नाम क्या था, इनके वालिद का नाम क्या था? ख्वाजा हसन निज़ामी के वालिद का नाम क्या था? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सैयद आशिक अली। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है कि मज़मून किस तरह का अदब है? तो ऑप्शन नंबर बी गैर अफसानवी अदब। अफसानवी अदब मतलब हो जाएगा कहानी, तो ये मज़मून तो कहानी नहीं होता है, इसलिए ये गैर अफसानवी अदब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 है कि शिबली की वफ़ात के बाद, शिबली साहब की वफ़ात के बाद सैयद सलमान नदवी ने उनकी कौन सी नामुकम्मल तसनीफ़ को मुकम्मल किए थे, मतलब कौन सी अधूरी किताब को मुकम्मल किए थे? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सीरतुन नबी को सैयद सलमान नदवी मुकम्मल किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सैयद सलमान नदवी को किस ज़बान पर महारत हासिल थी? तो ऑप्शन नंबर डी है अरबी, फ़ारसी और उर्दू, तीनों लैंग्वेज में फुल महारत हासिल थी। नेक्स्ट है कि जेल में वज़ीर आगा की तसनीफ़ कौन है? वज़ीर आगा साहब की कौन सी तसनीफ़ है? तो ऑप्शन नंबर डी नक़्द निगाह उनके तसनीफ़ है, उनकी बुक का नाम है। नेक्स्ट है बंजारों को और किस नाम से पुकारा जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा खाना बदोश के नाम से पुकारा जाता है। ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है कि देखिए बागो बहार किस फ़ारसी किताब का तर्जुमा है? बागो बहार किस फ़ारसी किताब का तर्जुमा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा क़िस्सा चहार दरवेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है उर्दू में मुख्तसर अफसाने की सिन्फ कहाँ से आई है? तो उर्दू में मुख्तसर अफसाने की सिन्फ कहाँ से आई है? तो ये मगरिब से आई है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23 है हम लोगों का, मिंटू की वफ़ात कहाँ हुई? मिंटू साहब सआदत हुसैन मिंटू की वफ़ात कहाँ हुई? तो लाहौर में। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। नेक्स्ट है ईवान गज़ल का ताल्लुक किस सिन्फ से है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा नाविल से है। ये ईवान गज़ल के राइटर कौन है? तो जिलानी बानो है। नेक्स्ट है जिलानी बानो कहाँ पैदा हुई? तो जिलानी बानो की पैदाइश कहाँ हुई? तो बदायूं में हुई। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है शफ़ी जावेद ने किस मज़मून में एमए किए थे? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा समाजियात में। किसमें वो एमए किए थे? तो समाजियात में वो एमए किए थे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है इब्राहिम सुक्का की तालीम कहाँ तक थी? इब्राहिम सुक्का की तालीम 4वीं क्लास तक थी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस अफसानवी मजमूए के लिए सलाम बिन रज़ाक को साहित्य अकादमी से नवाजा गया था? तो ऑप्शन नंबर ए शिकस्ता बूतों के दरमियान इनकी जो अफसानवी मजमूआ था उन्हीं की वजह से इन्हें अवार्ड मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये थोड़ा सा साफ नहीं लेकिन फिर भी आपको बता रहे हैं। देखिए रिसाला तहज़ीबुल अखलाक किसने जारी किया था? तो रिसाला तहज़ीबुल अखलाक ऑप्शन नंबर डी है सर सैयद अहमद ख़ान ने। नेक्स्ट है गुबार खातिर के खतूत किस जेल में लिखे गए थे? तो गुबार खातिर के खतूत किला अहमद नगर जेल में लिखे गए थे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है एहसान दानिश बुनियादी तौर पर किस सिन्फ के शायर है? तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा नज़्म निगार, मतलब नज़्म के शायर थे। नेक्स्ट है फसाने अजायब कहाँ लिखी गई? तो फसाने अजायब ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा कानपुर में लिखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 है सरवर मिर्ज़ा रज्जब अली बेग सरवर की वफ़ात कब हुई थी? तो इनकी वफ़ात 1869 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है बेदी की वफ़ात कहाँ हुई थी? बेदी की वफ़ात ऑप्शन नंबर बेदी साहब की वफ़ात कहाँ हुई थी? तो बेदी साहब की वफ़ात
ऑप्शन नंबर ए मुंबई में हुई थी। ये पाकिस्तान में रहते थे लाहौर में, लेकिन जब वहाँ से आज़ादी के बाद वो हिंदुस्तान आ गए और इनकी वफ़ात मुंबई में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, देखिए जेल में बेदी के अफसानवी मजमूए का नाम बताइए। जेल में मतलब मंदरजा जेल में जो लिखा हुआ है, 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें से बेदी साहब का कौन सा मजमुआ है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, कोख जली। नेक्स्ट क्वेश्चन है जयप्रकाश नारायण साहब की का कौन सा खुतबा हमारे निसाब में शामिल है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कामिले इनकलाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37 है, नज्म शबे कदर के राइटर कौन है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मोहम्मद हुसैन आज़ाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है अली सरदार जाफरी की पैदाइश कब हुई? तो अली सरदार जाफरी की पैदाइश ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1913 ईस्वी में इनकी पैदाइश हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39 है, इनमें से कौन नज्म अली सरदार जाफरी की है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मेरा सफ़र। नेक्स्ट है अमीक हनफी की पैदाइश कहाँ हुई? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ग्वालियर में। ये ऑप्शन नंबर डी, इंदौर में इनकी पैदाइश हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41 है, संगे पैराहन किसकी शायरी है? तो संगे पैराहन ऑप्शन नंबर बी, अमीक हनफी की है। नेक्स्ट है खेती कैसी नज्म है? तो खेती आज़ाद नज्म है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का कि अकबर इलाहाबादी किस तरह के शायर थे? तो अकबर इलाहाबादी एक ज़रीफ़ शायर थे, ज़रीफ़ाना तौर पे, मतलब वो चुटकुलाबाज वगैरह भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बरक़ी कलीसा किस तहजीब व तमद्दुन को तंज का निशाना बनाया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अंग्रेज़ी तहजीब व तमद्दुन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45 है, खान बहादुर का खिताब अकबर इलाहाबादी को कब मिला था? तो 1898 ईस्वी, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ज़फ़र कमाली के ज़रीफ़ाना शायरी का मजमुआ का उन्वान क्या है? तो ज़फ़र कमाली के ज़रीफ़ाना शायरी का उन्वान है ज़राफ़तनामा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बनावटी, देखिए बनावटी शायर को अदबी इस्तिलाह में क्या कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मुतशायर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो पैरोडियाँ लिख दें वो शायर का कौन है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गमखार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यजूनो मुंतालिक की कौन सी नज़्म आपके निसाब में शामिल है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हम नहीं जानते। इसका तर्जुमा किसने की थी? तो जाहिदा जैदी ने की थी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50 है, जाहिदा जैदी किस मजमून की प्रोफेसर थी? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अंग्रेज़ी की। ये देखिए आपका 50 क्वेश्चन हो गया। आपको 50 ये बताना है, लेकिन इसमें आपको 50 और दे दिया गया हुआ, 50 और क्वेश्चन दिया हुआ, ताकि आपको 100 में से आपको 50 सेलेक्ट करके जवाब दे देना है। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। आपको 51 क्वेश्चन क्या है, मिर्ज़ा गालिब किस साल पैदा हुए? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1797 ईस्वी में हुए थे। नेक्स्ट है दिए गए मिसरा को पूरा कीजिए। तो दिए गए मिसरा कौन सा है? तो हम लोग देखते हैं कि दिए गए मिसरा हम लोगों का है, दाएम पड़ा हुआ तेरे दर पर नहीं हूँ, तेरे दर पर। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, तेरे दर पर नहीं हूँ मैं। ये किसका है? तो अब ये है मिर्ज़ा गालिब साहब का है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है कि जेल में किस शायर का ताल्लुक फिल्मी गीत से था? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मीर तकी मीर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मीर तकी मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 53 था, 53 क्वेश्चन है कि जेल में से कौन सा, देखिए जेल में कौन सा शायर फिल्मी गीत से ताल्लुक़ रखते थे? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मीर तकी मीर। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का क्या है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन नंबर 54 है कि किस शायर को बादशाह गज़ल कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि मुझे दिल की ख़ता पर यास शर्माना नहीं आता। यह मिसरा मुकम्मल करना है, मतलब शेर को मुकम्मल करना, मिसरा को शेर का एक हिस्सा है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मुझे दिल की ख़ता पर यास शर्माना नहीं आता, ये किसका शेर है? तो ये है यगाना चंगेज़ी साहब का शेर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यगाना चंगेज़ी साहब का असल नाम क्या था? तो इनका असल नाम मिर्ज़ा वाजिद हुसैन था। यगाना चंगेज़ी साहब का असल नाम क्या था? तो मिर्ज़ा वाजिद हुसैन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। देखिए, खलीलुर रहमान आज़मी साहब कहाँ से तालीम हासिल किए थे? खलीलुर रहमान आज़मी का ताल्लुक़ किस मारूफ तालीमी इदारे से था? तो ऑप्शन नंबर बी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, मंदरजा झेल शेर में घना दरख्त से क्या मुराद है? देखिए, जी चाहता तो बैठता यादों की छाँवों में, ऐसा घना दरख्त भी जड़ से उखड़ गया। तो इससे क्या मुराद है? जंगल है कि पौधा है कि ख़ानदान है कि याद है? तो ये होगा, इसका तो कंफ्यूज है लेकिन फिर भी मतलब हमारे ख्याल से इसका ऑप्शन नंबर डी होगा, ख़ानदान। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग जाएंगे। देखिए, किस शायर का ताल्लुक़ सूबे बिहार से था? तो अता काकोकवी साहब का ताल्लुक़ सूबे बिहार से था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क़ता तारीख़ ग़म अरशद किसकी मौत पर लिखी गई थी? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बेटे की मौत पर लिखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मरसिया की तमहीद को क्या कहते हैं? तो मरसिया की तमहीद को चेहरा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीर अनीस का पूरा नाम क्या है? तो मीर अनीस साहब का पूरा नाम क्या है? तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, मीर बबर अली अनीस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, उर्दू के पहले मरसिया का नाम क्या है? उर्दू का पहला मरसिया का नाम क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नौ सरहार। नेक्स्ट है, निसाब में शामिल जोश मलिहा आबादी की नज़्म कौन सा है? तो जोश मलिहा आबादी की नज़्म है शिकस्ते ज़िंदा के ख्वाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मजाज लखनवी की कौन सी नज़्म आपके निसाब में शामिल है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आवारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 66 है, दाबिस्तान दक्किन के सबसे बड़े गज़ल गो शायर कौन है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वली दक्कनी। नेक्स्ट है, गुलाम अली रासिख का ताल्लुक़ कहाँ से है? गुलाम अली रासिख का ताल्लुक़ है अज़ीमाबाद से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का कि मद्दह का ताल्लुक़ किस सिनफ़ी शायर से है? तो मद्दह का ताल्लुक़ ऐसे बुक के एतबार से तो कसीदा से होता है, लेकिन आपको कसीदा ऑप्शन नहीं दिया हुआ है तो हम लोग गज़ल इसका ऑप्शन मारेंगे। ठीक है, अगर कसीदा रहेगा तो आपको कसीदा इसका आंसर बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तज़हीक़े रोज़गार क्या है? तज़हीक़े रोज़गार कसीदा है। नेक्स्ट है, साहिर ने उर्दू फ़ारसी की तालीम किस उस्ताद से हासिल की? साहिर मतलब साहिर लुधियानवी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फ़ैयाज़ हरगानवी इनका ये इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इल्म का मुतरादिफ अल्फाज क्या होता है? तो इल्म का मुतरादिफ क्या होता है? तो इल्म मतलब एजुकेशन होता है। तो इसका दानिश होगा कि आपको दानिशमंद होगा कि अक्लमंद होगा कि आपको जाहिल होगा? तो देखिए, दानिश इल्म का मुतरादिफ अल्फाज तो मतलब एक जैसा, जैसे दानिश मतलब दानिशमंद, ये ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। इसमें थोड़ा सा शक है, लेकिन बाकी आप लोग देख लीजिएगा, आप लोग को जो ये होगा फिर हमें कमेंट्स कर सकते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 72 है। 72 है, आँच आना का माना क्या होता है? तो आँच आना का मतलब होता है नुकसान पहुँचना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अहमद घर जा रहा है, इसमें फेल क्या है? तो फेल क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी है, जा रहा है, ये फेल हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 74 है, कुरान क्या है? तो कुरान एक आपको इसमें जामिद भी है और दूसरा जो है आपको इसमें मारफा भी है। इसमें मारफा मतलब ख़ास होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ए और सी दोनों।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये सब ग्रामर का क्वेश्चन है, ठीक है। मेरे लिए एक गिलास पानी लाओ, यह जुमला कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 75 है, मेरे लिए एक गिलास पानी लाओ, यह जुमला कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सवालिया जुमला है। नेक्स्ट है, फिक्र की जमा क्या होगी? फिक्र की जमा अफकार होगी। ऑप्शन नंबर, फिक्र की जमा क्या होगी? तो फिक्र की जमा अफकार होगी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब, मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब में लफ्ज़ गालिब क्या है? तो गालिब एक टाइटल है जिसको हम लोग तखल्लुस कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ज़हीन तालिबे इल्म में ज़हीन क्या है? तो ज़हीन हो जाएगा सिफत, इसलिए कि सिफत का मतलब होता है किसी की खूबी या ख़राबी करना, तो ज़हीन भी उसकी खूबी है। ज़हानत जिसको कहते बहुत तेज़ है, तो ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत रत्न का मतलब, भारत रत्न क्या है? तो भारत रत्न लक़ब है कि ख़िताब है कि कुन्नियत है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ख़िताब है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का कि तौहीद, तौहीद का इसमें फ़ाइल क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वहदानियत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिलजोई का सही माना क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तसल्ली देना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे, उससे पहले आप लोगों के लिए, अगर आप लोग उर्दू की तालीम से जो, देखिए उर्दू की तालीम में देखिए आप लोगों के लिए पूरा ऑब्जेक्टिव, पूरा सब्जेक्टिव वगैरह सबको हम लोग कवर करेंगे, ताकि आपको एक ही वीडियो में ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, 5 नंबरी, 8 नंबरी, 2 नंबरी, 3 नंबरी, जितना सब क्लियर हो जाए। अभी तो हम ऑब्जेक्टिव का अभी क्वेश्चन नंबर कितना है? क्वेश्चन नंबर 82 का है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे उस्ताद के वालिद, हमारे उस्ताद की वालिदा तालीम याफ्ता खातून है, इस जुमला में तालीम याफ्ता क्या है? तो तालीम याफ्ता एक सिफत है, एक खूबी है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अबू बकर किस तरह का नाम है? तो अबू, लफ्ज़ अबू आ जाए तो ये कुन्नियत है, कुन्नियत। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जेल में मीर किस इस्म की मिसाल है? तो ये मीर जो है ये किस इस्म की मिसाल है? तो मीर जो है ये एक तखल्लुस है, जिसको हम लोग टाइटल भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 84 हो चुका है। अब हम लोग कैमा क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 85 85 में जाएंगे। अकरम रोज़ाना पाबंदी के साथ नमाज पढ़ता है, इस जुमला में अकरम क्या है? तो अकरम पढ़ता है, तो ये इसमें फ़ाइल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शमसुल उलमा किस इस्म की मिसाल है? तो शमसुल उलमा आपको ऑप्शन नंबर सी खिताब की मिसाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसमें जेल में इसमें मुसग़्ग़र कौन है? मुसग़्ग़र मतलब सबसे छोटा चीज़, तो मुसग़्ग़र है तो इसका ऑप्शन देखिए, किताब भी है, बाग है, डब्बा है, पगड़ी है। तो ये आपको जो है पगड़ी एक छोटी भी होती है, एक पगड़ा होता है जो बहुत बड़ा होता है, ठीक है ना। और डब्बा में भी जो है ना, एक डब्बा जो है, डब्बा का छोटा हो जाएगा डिब्बी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, पगड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसमें ज़र्फ़, जेल में से इसमें ज़र्फ़ कौन है? इसमें ज़र्फ़ मतलब समझ से जगह वगैरह के बारे में बताए, तो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, डाक खाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का कि मेरे भाई कल स्कूल जाएगा, मेरा भाई कल स्कूल जाएगा, इस जुमला में यह ज़माना कौन सा पाया जाता है? तो फ्यूचर का पाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मुस्तकबिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्कूल क्या है? एक मिनट देखिए, स्कूल क्या है? तो स्कूल एक जगह है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो स्कूल ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इसमें ज़र्फ़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए अलम की जमा क्या होगी? अलम की जमा क्या होगी? तो आलाम हो जाएगी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है माजी शक्किया, माजी शक्किया का मिसाल दीजिए, तो माजी शक्किया की मिसाल ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वह लोग पढ़ते होंगे। उसमें शक है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 93 है, वकील की जमा क्या होगी? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वकालत। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से मुअन्नस की निशानदेही कीजिए, इसमें से मुअन्नस क्या है? मुअन्नस मतलब रूह, रूह, उसकी रूह निकल गई। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए बामाना लफ्ज़ को क्या कहते हैं? बामाना लफ्ज़ को हम लोग कलमा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो नाम रिश्ता के बिना पर पैदा हो, बना हो, तो उसका हम लोग क्या कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कुन्नियत कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 97 है, रुबाई की जमा क्या होगी?
तो रुबाई की जमा हो जाएगी रुबाइयात, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है वकूफ़ की सिफत क्या होगी, तो वकूफ़ की सिफत हो जाएगी वक्फ। वक्फ मतलब क्या होता है, ठहराव। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 99 है कि ईदगाह क्या है, तो ईदगाह एक जगह है, तो ये हो जाएगा आपको इसमें ज़र्फ, ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बातिन की ज़िद क्या होगी, तो बातिन की ज़िद हो जाएगी आपको ज़ाहिर। ये आपका 100 गो ऑब्जेक्टिव हो गया, लिए अब अप्रॉक्स आपको बहुत ज़्यादा समय भी लग गया, लगभग आपको 25 मिनट हो गया, लेकिन फिर भी चलिए ज़्यादा समय लगे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम लोग सारा क्वेश्चन को सॉल्व करके जाएंगे। देखिए अब आपका, देखिए आपका जो क्वेश्चन है, अब आपको सेक्शन आपको बी हो गया। अब ये लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है। क्वेश्चन एक बोला दर्जा झेल में से किसी एक उन्वान पर मजमून लिखें। मजमून लिख रहे हैं 1 गुने 8, 1 गुने 8 समझिए आपको एक क्वेश्चन जो है ये 3 है। देखिए जाड़े के मौसम, जाड़े का मौसम, मेहनत की शान, उसके बाद ईद उल फित्र है। इस तीनों में से किसी एक पे आपको जवाब देना है और आपको 8 नंबर का लिखना है, ये एक मजमून है। तो हम आप लोगों के लिए ईद उल फित्र पे लाए हैं, लेकिन बाकी अगर आप लोगों को जो बेहतर होगा आप उस पर जवाब दे सकते हैं। और दूसरा क्वेश्चन है हम लोगों का, दूसरा क्वेश्चन है कि मंदरजा झेल में से अशार, किसी दो अशार की तशरीह कीजिए। तशरीह मतलब समझते हैं, फुल डिफिनेशन, फुल डिटेल बताना है, इसका माना मतलब क्या होता है। जैसे देखिए आप इसके तशरीह कैसे कर सकते हैं, जैसे कि जो वर्ड है ना उसी से रिलेटेड आप उसको बता दीजिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल के तौर पे जैसे गुलदस्ता माना, देखिए गुलदस्ता माने को नए ढंग से बांधो, एक फूल का मजमून हो तो सोरंग से बांधो, सोरंग से बांधो, ये हो गया। दूसरा ये है कि एक क्वेश्चन ये भी है कि गालिब वजीफ़ा खार हूँ, गालिब वजीफ़ा खार हूँ, दो शाह को दुआ, वो दिन गए हैं जो कहते थे कि नौकर नहीं हूँ मैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, गालिब साहब अपने आप को बोल रहे हैं कि पहले वो दौर था मेरा जब मैं अपने आप को बोलता था कि मैं किसी का ग़ुलाम नहीं हूँ, लेकिन अब ऐसा सिचुएशन, अब ऐसे हालात आ गए हैं कि वह गालिब सिर्फ वजीफ़ा ही पे ज़िंदा है। तो ये इस तरीके का तशरीह कर देना है आप लोगों को। तो इसका तशरीह हम लाए हैं आप लोगों के लिए। सबसे पहले तो आप लोगों के देखिए ये है आपको गुलदस्ता, पहला क्वेश्चन का ये है, पहले क्वेश्चन नंबर सेकेंड का ऑप्शन नंबर ए का हम लोग इसका जवाब देंगे, हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन हम लोग जानेंगे कि इसमें आपका कौन सा, इस शेर की तशरीह किस तरीके से की जाती है। देखिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का ए है। क्वेश्चन नंबर 2 का ए का आंसर क्या है, गुलदस्ता माना को नए ढंग से बांधो कि एक फूल का मजमून हो तो संग्रह सौ रंग से बांधो। तो इस शेर का तशरीह क्या, देखिए मज़कूरा बाला शेर अनीस, मीर बाबर अली अनीस के ज़ेरे नसाब मरसिया के तीसरे बंद से माखूज है। इस शेर में शायर ने मीर अनीस से उसकी हकीकत को वाज़ेह किया है। वो अपनी शायराना फ़नकारी के ज़रिए एक फ़ूल के मज़मून को सैकड़ों तरीक़े से बांध सकते हैं। यहाँ उनकी रियायत लफ्ज़ी भी काबिल तवज्जो है। फूल की मुनासिबत से रंग और गुलदस्ता जैसे अल्फाज का इस्तेमाल शायर ने किया है। इस शेर में मानवी गहराई इस कदर है कि इस शेर को ज़ेरे निसाब मरसिया का मुअज़्ज़ज़ कहा जाता है। वो वैसे भी दर्जा झेल बाला अशार उर्दू मरसिया में ज़बान में ज़द ख़ास व आम है। ये अशार ये बोल रहे हैं कि देखिए कभी भी अगर कोई शेर बोल दे और आपको तशरीह करना है, तो अगर उस शेर के राइटर का नाम मालूम हो तो ठीक है, अगर नहीं मालूम हो तो आप लोग क्या कीजिए, उस शेर का जो मेन, अगर आप उससे जो समझ रहे हैं ना उसी को तशरीह लिख कर इस टाइप का आपको तशरीह लिख देना है, और आपको इस टाइप का लिख देना है 5-6 लाइन में, उसकी तशरीह हो जाएगी। ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट है इसका, देखिए ये था। अब हम लोग उसका जो है उसमें आपको किसी दो ही का जवाब देना था, 3 का जवाब देना था। हम 2 का जवाब देना जिसमें से हम 3 का जवाब देंगे। ठीक है ना। तो देखिए पहला क्या है कि तुमसे, उसका डी वाला ऑप्शन है। आपको तुमसे कुछ बंदा चाहो तो तुम्हें कुछ चाहो, और क्या मांगता हूँ किस चीज़ का
किस चीज़ का साइल होता है। ये आपका जो ये क्वेश्चन है, ये कौन सा आंसर है, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 का है आपको ऑप्शन नंबर डी का आंसर है। तुमसे कुछ बंदा ने चाहा तो तुम ही को चाहा, और क्या मांगता किस चीज़ का साइल होता है। ये बोला अगर तुमसे कोई मांगता है तो सिर्फ तुमको मांग रहा है, बाकी बंदे के लिए क्या ज़रूरत है। तो इसकी तशरीह क्या है, ज़ेरे निसाब। देखिए ज़ेरे नज़र शेर राशिख अज़ीमाबादी का एक उम्दा शेर है। इस शेर में शायर ने वारदात इश्क का एक अनोखा पहलू पेश किया है। चुनांचा शायर ने इस शेर में महबूब को मुखातब करते हुए कहा है कि मैंने कभी अगर तुझसे कुछ तलब भी किया है तो तुम ही को अपने लिए तलब कर लिया, और जब तुम ही को मांग लिया तो फिर मांगने के लिए क्या बाकी रह जाएगा, और फिर अब तुमसे क्या चीज़ क्या डिमांड करो। मतलब शायर के कहने का सेंस ये है कि तुम बोल रहे हैं क्या चाहिए तुम्हें, तो शायर बोल रहा है कि जब मैं तुमको मांगता, मतलब खुद उसको ही, मैंने अपनी महबूबा ही को मान लिया, तो फिर दूसरी चीज़ की क्या ज़रूरत है। शायर के कहने का सेंस ये है। ये हो गया। अब हम लोग देखिए एक आपको उसी का जो है सी ऑप्शन का है, क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर सी का जो है हम लोग जवाब है। देखिए क्वेश्चन क्या है कि गालिब वजीफ़ा खार हूँ, दो शाह को दुआ वो दिन गए जो कहते थे नौकर नहीं हूँ मैं। तो इस शेर की तशरीह देखिए। पेश नज़र शेर मिर्ज़ा गालिब के ज़ेर निसाब पहली गज़ल से माखूज़ है, और ये गज़ल का मक्ता है। और देखिए यह एक दुआया शेर है जिसमें गालिब ने दिल्ली के बादशाह बहादुर शाह ज़फ़र को दुआ दिया है, जिसका पस मंज़र ये है कि शायर को जब मुग़लिया दरबार में रसाई मिल गई थी तब। उससे पहले गालिब साहब खुद बोलते थे कि गालिब वजीफ़ा खार हूँ, दो शाह को दुआ। पहले वो वक्त थे जब कहते थे कि मैं किसी का क्या नहीं हूँ, मैं किसी का नौकर नहीं हूँ। अब ये है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सी वाला जो है आपको मजमून लिखना था वो है। तो देखिए ईद की खुशियाँ या ईद उल फित्र एक ही होता है। चलिए शुरू करते। देखिए मज़हब इस्लाम में मुसलमानों को जश्न मनाने के दो मौक़े दिए गए हैं। उनमें से एक ईद है और एक ईद उल फित्र है। मुसलमानों को अहम तरीन त्यौहार है, और इस दिन में सारी दुनिया के मुसलमान खुशियाँ मनाते हैं और जमात के साथ ईद उल फित्र वाजिब नमाज 2 रकात अदा करते हैं। ईद हमें खुशी, मोहब्बत और इत्तेहाद का पैगाम देती है। उसके बाद देखिए ईद उल फित्र दरअसल रमज़ान के 30 रोज़े की तकमील की खुशी में खुदा की तरफ से इनाम है। इसी इनाम में अल्लाह ताला ने मुसलमानों की ईद का जश्न मनाने का मौका फ़राहम किया है। यही वजह है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो मुसलमान को रोज़ा नहीं रखता है वो हमारी ईदगाह में नहीं आए। ये फरमाए हैं कौन? हमारे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। देखिए दूसरा क्या है कि ईद के दिन हम सुबह सवेरे जागते हैं, फजर की नमाज के बाद गुस्ल से फारिग होकर नए नए कपड़े और खुशबू लगाकर ईदगाह जाते हैं और ईद उल फित्र की 2 रकात नमाज अदा करके इमाम का खुतबा सुनते हैं और एक दूसरे से गले मिलकर ईद की मुबारकबाद देते हैं और हंसी खुशी अपने अपने घर लौट आते हैं। ईद के दिन साहिब इस्तिताअत मुसलमान पर सदका फ़ितरा अदा करना वाजिब है। बेहतर है कि ईदगाह जाने से कबल ही सदका फ़ितरा अदा कर दिया जाए ताकि हमारे गरीब भाई भी ईद खुशी से मना सके। ये था आपको ईद उल फित्र के ऊपर। और दूसरा ये है कि आपको मुहर्रम वगैरह के भी ऊपर दे दिए हैं, लेकिन आप लोग को जो बेहतर लगेगा उसमें आप आंसर उसको दे दीजिएगा जो आपके एग्ज़ाम में रहेगा। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? मंदरजा ज़ेल इक़्तिबास में से आपको जवाब देना है। इसका सयाक़ो सब्बाक मतलब ये होता है कि कोई भी अगर वर्ड दिया रहे, कोई भी जुमला दिया रहे, तो उसमें का जो मेन चीज़ को छांट कर हमको लिखना रहता है। तो अभी मंदरजा ज़ेल में से तशरीह देखिए, इक़्तिबास की तशरीह सयाक़ो सब्बाक के हवाले से कीजिए। तो ये है, तो अगर आपको इसकी तशरीह अगर आपको मालूम है तो आप इसकी तशरीह कर दीजिए।
अगर आपको ये नहीं याद है तो फिर इसको आप जवाब दे सकते हैं, इसका जवाब दे सकते हैं। तो हम आपके लिए ये वाला लाए हैं, या वाला ऑप्शन क्या है कि इब्तदाही से तबीयत में कुछ ऐसी हुकूमत के ख्वाह और जलवत के गुरेज़ा रहता है कि लोग लड़कपन में ज़माने को खेल कूद में गुजार देते हैं। क्या बोल रहे हैं कि लोग लड़कपन में ही ज़माने को खेल कूद में गुजार देते हैं। और यही वजह से देखिए, और यही वजह है कि जिसकी वजह से देखिए बिस्तर के बस खेल कूद में बसर करते हैं, मगर 13 बरस की उम्र में मेरा ये हाल था कि किताब लेकर किसी गोशा में जाकर बैठने की कोशिश करता था ताकि लोगों के तंज ओझल से मैं महफूज रहूं। ये जो इबारत है ये कहाँ से ली गई है? तो आपको गुबार ख़ातिर से ली गई है, अल्लामा ये मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब के। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, अपने दोस्त के ऊपर एक ख़त लिखें या जिसमें गर्मी की तातील के साथ गुजारने के गर्ज से ख़त लिखें, या फिर अपने प्रिंसिपल साहब को एक दरख्वास्त लिखें जिसमें फ़ीस माफ़ी के मुताल्लिक हो। तो हम आप लोगों के लिए लाए हैं फ़ीस से माफ़ी के मुताल्लिक। पहले हम क्वेश्चन नंबर 4 का है, आपको हम लोग उसका पढ़ लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर ये आपका 4 है, और क्वेश्चन नंबर 3 का पहले क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं सयाक़ो सब्बाक को, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है। देखिए दर्जा झेल में से क्या, देखिए इब्तदाही से तबीयत कुछ ऐसी थी कि खलवत के ख्वाह और जलवत के गुरेज़ा से रहता था। लड़कपन के ज़माना में खेल कूद में बसर करते, मगर 12-13 बरस की उम्र में मेरा ये हाल था कि किताब लेकर किसी गोशा में जा बैठा और कोशिश करता कि लोगों के तंज से ओझल रहूँ। ज़ेर निसाब तशरीह इबारत में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब के शामिल निसाब खतूत में पहले ख़त से माखूज़ है, जो मौलाना आज़ाद साहब के मजमुआ किला अहमद नगर जेल से लिया गया था। देखिए क्या है, मजमुआ खतूत गुबार ख़ातिर का हिस्सा शामिल निसाब 3 खतूत में से पहले ख़त का हिस्सा है, जो किला अहमद नगर जेल 29 अगस्त 1942 ईस्वी को लिखा गया था। ख़त का मकतूब इले मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के सिद्दीक़ मुकर्रम नवाब हबीबुर रहमान ख़ान शिरवानी को ख़त का दर्ज बाला इक़्तिबास में अपनी आप बीती के बारे में बताया है, जिसमें मकतूब निगार ने बचपन के हालात व कैफियत को बयान किए हैं, जिसका ख़ुलासा ये है कि मौसूफ़ 12-13 साल की उम्र में ही आम बच्चाकाना हरकतों से वो दूर रहकर और संजीदगी का ये आलम था कि एक अफराद खाना से छुप कर किताबों का मुताला में मसरूफ़ रहते थे। क्या करते थे? ये मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब का था। अब दूसरा ये है कि खतूत मतलब एक दरख्वास्त, एक एप्लीकेशन है कि एप्लीकेशन क्या है कि अपने कॉलेज के प्रिंसिपल को एक दरख्वास्त लिखे जिसमें पूरी फ़ीस माफ़ करने की गुजारिश हो। तो देखिए कोई भी ख़त हो या फिर मतलब दरख्वास्त हो, सबको लिखने का पैटर्न इसी तरीके का रहता है। सबसे पहले क्या है, बखिदमत जनाब प्रिंसिपल साहब, ये लिख दिए। उसके बाद आप जहाँ से लिख रहे हैं हसनपुर कॉलेज, हसनपुर समस्तीपुर, ये तो आपको जिस कॉलेज से या जिस स्कूल से है उस स्कूल का ही नाम ले दिए। मौजू मेन माने रखता है, आपका मेन टॉपिक क्या है, किस चीज़ के ऊपर, तो कॉलेज की फ़ीस माफ़ कराने के सिलसिले में। उसके बाद हमको लिख देना है आली जनाब। उसके बाद थोड़ा लाइन छोड़कर नीचे से, जैसे आप कैसे हिंदी वगैरह में या फिर आप जो इंग्लिश में कैसे एप्लीकेशन लिखते हैं, तो उर्दू में भी इसी तरीके से है, बस खाली साइड चेंज हो जाता है। शुरू करते हैं। देखिए गुजारिश खिदमत अक़दस ये है कि मैं आपके कॉलेज के 12वीं जमात के आर्ट्स का एक गरीब और नादार तालिब इल्म हूँ। और देखिए तालिब इल्म होने के बिना पर मेरे वालिद साहब बहुत ही कलील तनख्वाह वाले हैं और बहुत ही कलील तनख्वाह वाले ओहदे पर एक सरकारी दफ्तर में काम करते हैं। हम कई भाई बहनों के तालीम के अखराजात के अलावा दादा और दादी के जो ज़ईफ़ हो चुके हैं, उनके कफ़ालत की ज़िम्मेदारी भी मेरे वालिद के कमज़ोर कंधे पर है। लिहाजा हम लोग तंगी के हालात में ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। कॉलेज की तरफ से एक नोटिस के ज़रिए हम लोगों से दरख्वास्त बराए फ़ीस माफ़ी के तलब किया गया है।
मैं भी फ़ीस माफ़ी के लिए एक गरीब और मुस्तहकम तालिब इल्म हूँ। मेरा तालीमी करियर ये है कि मैं तमाम मज़ामीन में अच्छे नंबरात से हासिल करता हूँ, इसलिए जनाब वाला से मुअद्दबाना इल्तमास है कि मेरे हालात के पेश नज़र मेरी फ़ीस बिल्कुल माफ़ कर दी जाए। एनो नवाजिश होगी। उसके बाद ये लिखने के बाद फ़कत लिख कर अल-आरिज़ लिख दीजिए। अल-आरिज़ मतलब अर्ज़ करने वाला, ठीक है। उसके बाद आप अपना नाम लिख दीजिए और आप क्लास कौन से क्लास में हैं, क्लास समझ गए साल दोम मतलब आप, या फिर आप 12वीं जमात भी लिख सकते हैं, या फिर आप जैसे डायरेक्ट 12th क्लास भी लिख सकते हैं। ऐसे करके आप लिख दीजिएगा। एप्लीकेशन का मेन पैटर्न देखिए, एप्लीकेशन का मेन पैटर्न इसी टाइप का रहता है। सबसे पहले बखिदमत जनाब प्रिंसिपल साहब हसनपुर बढ़ारवा, जो भी हसनपुर है, या फिर उसके बाद जो है ना मौजू मेन माने रखता है। उसके बाद जनाब आली लिख दीजिए। उसके बाद फिर बीच में जो जिस चीज़ के बारे में उसका टॉपिक लिख दीजिए और नीचे फ़कत वसलाम लिख दीजिए और आला आरिज़ करके हो गया बस। अब हम लोग आएंगे 2 नंबर क्वेश्चन की तरफ, जो आपका 2 नंबरी क्वेश्चन है। देखिए 2 नंबरी क्वेश्चन आपका थोड़ा सा लॉन्ग, मतलब आपको ज़्यादा वीडियो लंबा हो रहा है, इसलिए हम लोग फटाफट जल्दी से एक कर देते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 2 नंबरी क्वेश्चन क्या है कि बाज़ पुराने लफ्ज़ों की नई तहकीक सैयद सलमान नदवी की किस किताब से माखूज़ है, तो नक़ूश सुलेमानी से है, ठीक है। नेक्स्ट है शहज़ादा फ़कीर को कितनी अशरफिया देता है, तो 1 अशरफिया, 1 अशरफी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किन 2 ज़मानों के अदब से सलाम बिन रज़ाक का अदबी ताल्लुक़ था, तो एक था हिंदी और दूसरा था मराठी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है क्वेश्चन नंबर, ये 2 नंबरी क्वेश्चन चल रहा है, अब सी हो गया है। अब हम लोग डी के तरफ जाएंगे। देखिए मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के 2 अखबारात का नाम अल हिलाल अल बलाग और एक लिसान सिद्क भी है। तोबा टेक सिंह की मौत कहाँ किस जगह हुई थी, तो ज़मीन के उस टुकड़े पर जिसका कोई नाम नहीं, जिसको हम लोग नो मैंस ऑफ लैंड भी कहते हैं। और दूसरा ये कि 2 सरहदों के बीच में की जो जगह है उसका कोई नाम नहीं होता है, इसलिए उसी को कहते हैं नो मैंस ऑफ लैंड, ठीक है। नेक्स्ट है कि किस शायर से मुतासिर होकर मेरा सफ़र नज़म लिखी गई, तो अल्लामा इकबाल से मुतासिर होकर किसने लिखी थी। मेरा सफ़र के राइटर कौन है, मेरा सफ़र के राइटर है अली सरदार जाफरी। नेक्स्ट है अखबार अल लिसान सिद्क किससे वाबस्ता है, तो मौलाना आज़ाद साहब से वाबस्ता है। और ये किससे रिलेटेड मौजू मज़ामीन वगैरह लिखे जाते थे, तो आज़ादी से रिलेटेड लिखी जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अकबर इलाहाबादी को खान बहादुर का ख़िताब कब मिला था। अकबर इलाहाबादी साहब को खान बहादुर का ख़िताब कब मिला था, तो 1898 ईस्वी में इनको मिला था। नेक्स्ट यगाना का माना क्या होता है, तो अजूबा यकता। नेक्स्ट है खलीलुर रहमान आज़मी को PhD के मुकाबले का उन्वान क्या था, तो उर्दू में तरक्की पसंद अदबी तहरीक, ये इनका मेन मौजू था। देखिए इसमें आपको 10 क्वेश्चन दिया हुआ है, लेकिन 10 क्वेश्चन में आपको 5 ही क्वेश्चन का जवाब देना है। क्या बोल रहा है कि दर्जा झेल में से सिर्फ 5 के मुख्तसर जवाब दीजिए। हम आपको 10 इसलिए बता दिए ताकि आपको 10 का 10 याद हो जाए। अब हम लोग 3 नंबर की तरफ चलेंगे। देखिए तीसरा नंबर, देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 6 है कि 3 गुने 5 मतलब 3 पंजे 15 है। देखिए क्वेश्चन है मिट्टी का तेल तमाम तेलों से क्यों बढ़कर है, तो इसमें जगह नहीं होने की वजह से सिर्फ मेन चीज़ उसको हम ये कर दिए, बाकी आप लोग इसको 2-3 लाइन में लिख दीजिएगा, ठीक है। मिट्टी का तेल तमाम तेलों से क्यों बढ़कर है, देखिए ज़रूरत और अफादियत फ़ायदा के लिहाज से ये बढ़कर है। नेक्स्ट है अफसाना इब्राहिम सुक्का किस गांव का किस्सा है, तो धोरन गांव का किस्सा है। आप लोगों को इसमें बढ़ा देना है कि धोरन गांव जो यहाँ पड़ता है और यहाँ ये क्लास थी, उसके बारे में बता देना है। बाकी जो मेन है इसका धोरन गांव, ठीक है। नेक्स्ट है अम्मू के बेटों ने उनकी मौत के वक्त साथ क्यों नहीं था, तो अम्मू के बेटे उनके मौत के वक्त इसलिए साथ नहीं था कि सब मतलब कुछ लीव लेके आया था, कुछ छुट्टी लेके आया था, उस सब की छुट्टी ख़त्म हो गई थी और सब लोग जा रहे थे और अम्मू की उस तबीयत उस समय कुछ सही हो गई थी, इस वजह से सब लोग जा रहे थे। ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का क्वेश्चन नंबर डी है कि जोश की शायराना खुसूसियात पर रोशनी डाले। मक्ता किसे कहते हैं, तो आपको तक 3 का जवाब दे दिए, लेकिन मक्ता जो है शेर के आखिरी
बंद को मतलब अशआर या गज़ल या नज़्म के आखिरी शेर को मक्ता कहते हैं, जिसमें शायर अपना तखल्लुस पेश करता है। जैसे किसी गज़ल का एक मक्ता लिखिए तो दायम पड़ा हुआ हूँ तेरे दर पर नहीं हूँ मैं, खाक ऐसी ज़िंदगी में पत्थर नहीं हूँ मैं। ये तो गालिब साहब के अशआर हैं, लेकिन मक्ता का शेर है, आपको इससे पहले बताए थे कि गालिब वजीफ़ा खार हूँ दो शाह को दुआ, वो दिन गुज़र गए जो कहते थे नौकर नहीं हूँ मैं। इसी टाइप का शेर है, तो ये था। नेक्स्ट है नज़्म मेरा सफ़र में मौत की आमद से पहले मंज़र किस तरह का पेश होता है। तो मौत जब आती है उससे पहले आदमी की आंखें अंधेरी हो जाती हैं, हाथ पांव काम करना बंद हो जाता है, नस मतलब खून का दौड़ना जो है, जो ब्लड प्रेशर है या फिर ब्लड सर्कुलेशन जो होता है वो आहिस्ता आहिस्ता कम होने लगता है। तो ये सब मौत के आने के समय ये आमद होने लगती है, ये चीज़ होने लगता है। ये क्वेश्चन लास्ट है और इसका तलखीस वगैरह ये सब के बारे में हम लोग पेश करेंगे। देखिए तलखीस का मतलब क्या, सयाक़ व सबाक़ तो उससे बता दी, सयाक़ व सबाक़ में मेन चीज़ जो रहता है उसके बारे में बताना रहता है, और तलखीस का मतलब होता है इसमें शॉर्ट करना है। क्या बोला, मुबारक ने बादशाह की तरफ अपनी दिल जमी करके मुझसे साथ लिया और दिल तोहफ़ा लिए, आधी रात को शहर कोच की और उतर गए। उत्तर की सिमत जो है ये महीनों तक पहम चलता गया, पहम मतलब पैदल चलता गया। एक रोज़ रात को चलते चलते जब मुबारक बोला कि शुक्र है अब मंजिल मकसूद पहुंच गए, मैंने सुनकर कहा दादा ये तूने क्या कहा। कहने लगा ऐ शहजादे क्या तुम्हें जिनों का लश्कर नहीं दिखाई देता। मैंने कहा मुझे तेरे सिवा कुछ और नहीं दिखाई देता। तो ये कहानी मतलब ये पढ़ें तो इसका मेन तलखीस करना, छोटा करना है। तो इसमें करना क्या है, हम लोगों को करना ये है कि शहज़ादा जो है, शहज़ादे और उसके जो मतलब उनके फादर के जो साथी मुबारक रहते हैं वो कहाँ जाते हैं, मलिक सादिक से हेल्प लेने के लिए जाते हैं। इसलिए कि शहज़ादा का चचा जो है उसकी बादशाहत पर कब्ज़ा कर लेता है और उसे मारने के लिए तुला रहता है। वहाँ जाएगा तो बादशाह से हेल्प भी हो जाएगा और दूसरी बात यह है कि उसको कुछ कॉपरेट भी हो जाएगा। ये हो गया। अब हम लोग गुफ्तगू का देखिए, अब ये क्वेश्चन ये आपको तलखीस दे देना है या मतलब और होता है। अब दूसरा ये है कि दर्जा झेल में से किसी एक सबक का खुलासा लिखे। तो हम आपके लिए प्रॉमिस वाला जो चैप्टर है, प्रॉमिस ऑप्शन नंबर बी का लाए हैं। किसी एक का खुलासा करना है तो इसमें प्रॉमिस का दे दिए। अब ये लास्ट है, आप लोग देख लीजिए, फिर ये क्लास ख़त्म हो जाएगी, फिर हम लोग अगले चैप्टर की तरफ चलेंगे। लेकिन इसको ज़रूर देख लीजिएगा, आप लोग का मोस्ट भी आई है और इसी टाइप का आप लोग का क्वेश्चन रहेगा। देखिए अफसाना प्रॉमिस का खुलासा, निसाब में शामिल अफसाना प्रॉमिस में खातून अफसाना निगार जिलानी बानो की तख्लीक है। यह एक हकीकत पसंद अफसाना है जिसमें अफसाना निगार ने मौजूदा दौर के महापुरुषी और इंसानी रिश्तों को खोखलेपन को उजागर किया है। इस अफसाने में मौजूदा हिंदुस्तानी माहौल के एक खुशहाल ख़ानदान की कहानी है जिसका मरकज़ी किरदार अम्मू नाम की एक ज़ईफ़ा खातून जो एक जागीरदार ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती है। अम्मू के शौहर एक वकील हैं लेकिन उनका आमदनी माकूल नहीं थी। लेकिन अम्मू एक ज़ी शऊर खातून थी, इसलिए उन्होंने अपने चारों बच्चों को आला तालीम दिलवाया। चारों बच्चों के नाम इस तरह थे कि जमशेद, खुर्शीद, रशीद और हमीद। उनमें से जमशेद और खुर्शीद और रशीद को अम्मू ने ज़मीन बेचकर डॉक्टर बनाया था। ये क्या बोल रहे हैं उनकी मदर कि इनमें से जो रशीद, खुर्शीद और जमशेद है उसको अम्मू ने ज़मीन बेचकर डॉक्टर इंजीनियर बनवाया। लेकिन छोटा लड़का हमीद तमाम कोशिशों के बावजूद तालीम हासिल नहीं कर सका और अपने ज़ौक़ के मुताबिक एक सियासी पार्टी में शामिल हो गया और तरक्की करके मरकज़ी हुकूमत में वजारत के ओहदे पर पहुंच गया। और तीनों बड़े बेटे ने अमेरिका में आला मुलाजमत हासिल कर लिया और माँ को हिंदुस्तान में छोड़कर अमेरिका में सुकूनत पसीर हो गया। इसी दौरान अम्मू
कि जो है अम्मू जैसी मूजी मर्ज में मुब्तला हो गई थी और मुसलसल 2 साल तक बिस्तर पर पड़ी रहती थी। अम्मू के तमाम बेटों ने यह अहद किया था कि हम लोग माँ के जनाजे में माँ की मैयत को कंधा देंगे और अम्मू के आखिरी सफ़र में सब भाई शरीक देखिए अम्मू के आखिरी सफ़र में सब भाई शरीक होंगे, लेकिन सब भाई ने शरीक नहीं हो पाया। सब भाई शरीक होंगे, क्या बोला है, अम्मू के जनाजे में देखिए सब, लेकिन बीमारी की शिद्दत की वजह से अम्मू के हालात नाजुक हो गए और बेटों को फ़ोन किया गया और अमेरिका रहने वाले तीनों बेटों भी आ गए, लेकिन वो महदूद वक्त के लिए आए थे और माँ की मौत में कई दिन ताख़िर हो गई। इसके लिए वह लोग जनाजे के अखराजात के लिए डॉलर और रियाल देकर वापस हो गए। ये तो अमेरिका वालों की बात थी, लेकिन अम्मू सबसे छोटा बेटा हमीद जो हिंदुस्तान में था, वजारत के ओहदे पर फाइज था, वो भी अपनी मसरूफियात की वजह से जनाजे में शरीक नहीं हो सका। नतीजा ये हुआ कि माँ अम्मू ये तमन्ना लिए हुए इस दुनिया से चली गई कि उनके लिए बेटे की मौत के बाद उनके जनाजे को कंधा देने जैसा उन लोगों ने माँ से प्रॉमिस वादा जो किया था, ये सब ख़त्म हो गया था। वो आज़ाद हो गई थी और ये सोचे कि ये लोग जब नहीं देखा, इसी पुरकशिश में इनके मौत हो गई थी और कैंसर की बीमारी थी। ये हो गया आप लोगों का पूरा टोटल 100 नंबर का जो सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव था, सब हम करा दिए ताकि आप लोग अच्छी तरीके से देख लीजिएगा। अगर इसमें किसी टाइप की कोई गलती हो या फिर आप लोग को ऐसा लगे कि इसमें ये नहीं ये ऑप्शन होगा, तो आप कमेंट्स से या पर्सनल व्हाट्सएप से आप हमें संपर्क करके बता सकते हैं। हमने पूरा 100% पूरी मेहनत पूरी मुशक्क़त से देखे हैं। जिस तरीके से हम मेहनत किए हैं, हम चाहते हैं कि आप लोग भी इसे देखें, लाइक और शेयर सब्सक्राइब करें ताकि आप लोग की भी अच्छी तैयारी हो जाए और मेरा हौसला अफजाई, मेरी उम्मीद ये बनी रहे ताकि आप लोगों के लिए और बेहतर से बेहतर वीडियो लाएं और ग्रामर वगैरह ये सब लाएं। आज के लिए बस इतना ही है, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे दूसरे चैप्टर के साथ, मतलब ग्रामर वगैरह के साथ। आज के लिए बस इतना ही। अस्सलामु अलैकुम, खुदा हाफिज़।